जी भाइयों, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने एग्जाम के अंदर, एडब्ल्यूएस के एग्जाम के अंदर आपने एमसीक्यू को किस तरह जो है ना वो सोल्व करना है। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उसको आज हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास, विच फुली मैनेज्ड Amazon वेब सर्विस रिलेशनल डेटाबेस सर्विस इज compatible विद MySQL एंड PostgreSQL। तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपने अच्छे से रीडिंग की होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कीवर्ड्स कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो कीवर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है मैनेज सर्विस। तो मैनेज तो सारी होती है AWS के अंदर जितनी डेटाबेस सर्विस होती हैं। ठीक है, तो ये सबके ऊपर अप्लाई होगा। एक तो ये कीवर्ड हो गया। जो सेकंड कीवर्ड होगा वो यहाँ पे ये होगा कि रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमसे रिलेशनल डेटाबेस सर्विस के बारे में पूछ रहा है। तो एमसीक्यूज में देखें जरा कि यहाँ पे नॉन रिलेशन कौन सी है। एक डायनामोडीबी है और एक नेपच्यून है। इनको तो आप निकाल दो, मतलब इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास नहीं हो सकते। एक सेकंड वाला और एक थर्ड वाला नहीं हो सकता। तो बाकी कितने रह गए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रह गया। अब आगे भी क्वेश्चन पढ़ लो। डेटाबेस सर्विस इज कंपेटिबल विद MySQL एंड PostgreSQL। ये कौन सी डेटाबेस सर्विस है जो MySQL और PostgreSQL इन दो डेटाबेस इंजन को सपोर्ट करती है। तो वो कौन सी होगी हमारे पास। फर्स्ट और लास्ट वाला बताना है रेड आपने। रेड शिफ्ट होगी। रेड शिफ्ट नहीं रेड होगी। नहीं, यहाँ पे हमारे पास होगा अरोरा। ठीक है, तुमने ये चीजें पढ़ी थी कि जो आरडीएस होती है ना, अभी सबमिट नहीं करना आपने, कि जो आरडीएस होता है वो 6 डेटाबेस इंजन को सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन जो अरोरा होता है वो सिर्फ 2 डेटाबेस इंजन को सपोर्ट करता है, एक MySQL को और दूसरा PostgreSQL को। ये अपनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है ना चीजों को फिल्टर करना है थ्रू कीवर्ड्स। तो सर चलें सिर्फ नेक्स्ट। अरोरा जो है पोस्टगेस को और सो करता है। अरोरा जो है वो सपोर्ट करती है सिर्फ 2 डेटाबेस इंजन को, एक MySQL को और दूसरा PostgreSQL को। ठीक है, जो आरटीएस होती है वो 6 को सपोर्ट करती है। उसके अंदर MySQL, पोस्टग्रे, ओरेकल आ जाता है, MariaDB आ जाता है। ठीक है, और भी तो उसके अंदर दो आ जाती हैं। ओरेकल भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल भी आता है उसके अंदर। ठीक है, जो DynamoDB होगा ये तो नहीं होगा और नेपच्यून भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस हैं, तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, और जो रेड शिफ्ट होता है वो वेयर हाउस होता है, वो डेटाबेस होता ही नहीं है। नेक्स्ट करें। सबमिट आप लास्ट पे करेंगे। यहाँ पे देखें, a customer has decided to migrate from MySQL database that runs in their data centers to Amazon RDS for MySQL। ठीक है, उसकी डेटाबेस चल रही है ऑन प्रेमिस के ऊपर, MySQL के ऊपर, और उन्होंने क्लाउड के ऊपर लेके जाना है। क्लाउड के ऊपर वो MySQL के ऊपर ही लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी माइग्रेशन हो रही है, वीएमएस। होमोजीनियस हो रही है, हेट्रोजीनियस माइग्रेशन हो रही है। होमोजीनियस। क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे होमोजीनियस माइग्रेशन हो रही है। सर देयर दोबारा डेटाबेस। बताइएगा। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दोबारा बताइए। होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सोर्स डेटाबेस और डेस्टिनेशन डेटाबेस अगर आपकी डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस माइग्रेशन। लेकिन अगर आपकी सोर्स डेटाबेस और डेस्टिनेशन डेटाबेस दोनों सेम डिफरेंट है, तो हेट्रोजीनियस होगी, सेम होगी, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस माइग्रेशन। सेम का मतलब मतलब है जी। दोनों सोर्स लोकेशन सेम होगी तो होमोजेनियस। हाँ, अगर और MySQL अगर MySQL होगी तो सेम है। अगर आपके पास ओरेकल MySQL होगी तो वो हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट है। MariaDB तो एसक्यूएल वो भी डिफरेंट है। तो इस तरह तो इसको वो बोलते हैं MySQL और, सॉरी, हेट्रो और होमो। हेट्रो यानी मीन्स दो डिफरेंट डेस्टिनेशन है और सेम डेस्टिनेशन है तो होमोजेनियस। होमोजेनियस। ठीक है जी, आगा। सर इनके वर्ड मीनिंग्स भी यही है ना, होमोजेनस का मतलब ही सेम और हेट्रो का हाँ, मतलब भी डिफरेंट है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं कि होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, आगे पढ़े। देयर डेटाबेस मस्ट रिमेन फुली ऑपरेशनल ड्यूरिंग द माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेट करवाना चाह रहा है और वो कह रहा है कि जो डेटाबेस है वो भी फुल जो है ना वो ऑपरेशनलाइज रहे, डाउन टाइम ना हो वहाँ पे। In addition, the customer would like to automate data transformation when the data is migrated to AWS, which AWS service। तो वो एट द एंड ये पूछ रहा है कि डाटा को उसने माइग्रेट करवाना है। ठीक है,
तो डेटाबेस को माइग्रेट करवाना है, तो उस माइग्रेशन के लिए कौन सी सर्विस यूज करेगा? सर सेकंड वाली जो आपने बताया कि ऑब्वियसली माइग्रेशन सेकंड वाली सर्विस। यूज करेगा, फर्स्ट वाली अभी हमने नहीं पढ़ी। जो थर्ड वाली है उसका काम ये होता है नहीं, उसका काम होता है बैलेंसिंग का। और जो थर्ड फोर्थ वाली है वो हमारे पास मॉनिटरिंग सर्विस है, उसका काम ये नहीं होता। तो अभी जो हमने पढ़ी डीएमएस डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, तो ये यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपसे ये कह सकता है कि यहाँ पे देखो उसने कहा माई सीक्वल फर्स्ट और सेकंड लाइन में दोनों यूज कर रहा है। वो आपसे पूछ सकता है कि ऑन प्रेमिसेस के ऊपर माई सीक्वल चल रही है, लेकिन क्लाउड के ऊपर लेके जाना डेटाबेस को, लेकिन वहां पे अपने ओरेकल के ऊपर शिफ्ट करवाना है इसको। ठीक है, या रेड शिफ्ट करके स्टोर करवाना है डेटा को। तो उसके लिए जो है ना, हम पहले कौन सर्विस यूज करेंगे, बाद में कौन सर्विस यूज करेंगे। तो पहले वो, क्योंकि हाइड्रोजीनियस टू स्टेप प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में हम एससीटी टूल का यूज करते हैं, और सेकंड स्टेप में हम डीएमएस सर्विस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप पूछा जा सकता है, क्योंकि सर ये क्वेश्चन है, ये तो होमोजेनियस वाला, तो यहाँ पे सिंगल स्टेप है आपके पास, डीएमएस सर्विस यूज करेंगे जी। सर इसमें आपने जो बताया कि अगर दो डिफरेंट डेस्टिनेशन यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों डिफरेंट है तो हम्म। हेट्रोजीनियस यूज होगा। ये हेट्रो और होमोजीनियस दोनों मेथड्स है ना यार ये स्कैन तो कर। ये होमो और मेथड्स है। हेट्रो नहीं, मेथड प्रोसेस है, प्रोसेस का नेम है कि जो है ना, मेथड जो है ना वो तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस है कि वो अलग प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर टूल्स जो यूज होंगे ना, फिर वो अलग से होंगे। सर इसमें टूल्स कौन से यूज होंगे? हाँ, अगर तो आप होमोजेनियस माइग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे सिंपल आप डीएमएस सर्विस का यूज करेंगे, इसके अलावा कोई और टूल यूज नहीं करेंगे। लेकिन चलिए। अगर हेट्रोजीनियस माइग्रेशन है, तो पहले आप एससीटी टूल का यूज करेंगे। कौन सा? एससीटी एससीटी स्कीमा कन्वर्जन एस टूल। ठीक है, और उसके बाद आप डीएमएस का यूज करेंगे। यानी सर अगर आप कह रहे हैं कि दोनों डेस्टिनेशन सोर्स सेम है तो हम डीएमएस यूज करेंगे जस्ट माइग्रेशन में, लेकिन अगर डिफरेंट सोर्स और डेस्टिनेशन के डेटाबेसेस डिफरेंट है तो पहले एस एससीटी टूल का सी। यूज करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, आपकी स्क्रीन चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद अभी ये हमने पढ़ा भी है इसको, तो आप इसको वहां से रीड करें। ठीक है ना मेरी, नेक्स्ट करें, डीएमएस को क्लिक करें, क्लिक तो कर लें इसको। हाँ डीएमएस, अब ये देखें, विच एडब्ल्यू सर्विस इज फुली मैनेज। तो फुली मैनेज तो सारी होती हैं, डायनामो डीबी, आरडीएस, नेपच्यून, रेडशिफ्ट, तो फुली मैनेज है सारी। ठीक है, ठीक है, डाटा वेयर हाउस डाटा कस्टमर कैन यूज टू कॉम्प्लेक्स एनालिटिक क्वेरीज। तो यहाँ पे ना एक कीवर्ड है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। मुझे बता सकता है कि वो कौन सा कीवर्ड है, जिसको, हाँ, जिसको देख के हम ये बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो वेयर हाउस। बिल्कुल। नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा की, कॉम्प्लेक्स की हाँ वो भी है, एनालिटिकल की। वो भी है आपके पास, लेकिन यहाँ पे जो एक डोमिनेंट कीवर्ड है ना यहाँ पे, वो डाटा वेयर हाउस। तो वेयर हाउस कौन सा होता है हमारे पास, सिर्फ रेड शिफ्ट ही होता है हमारे पास। ठीक है, बाकी डाटा बेसिस होती हैं, डायनामोडीबी, आरडीएस, नैपकिन, ये होती हैं डाटा बेसिस, जहाँ पे हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन डाटा वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करवा सकते हो पीटाबाइट्स के अंदर। तो वो, उसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो उसके लिए रेड शिफ्ट का यूज करेंगे। तो इस तरह आप क्वेश्चन को पढ़े बगैर ही आप जो है ना कीवर्ड देख के आंसर लगा सकते हो। लेकिन ये अप्रोच सबके लिए नहीं है। ठीक है, मतलब जो है ना, ये हमेशा नहीं आपने ऐसा करना, आपने एग्जाम में सारे क्वेश्चंस इजीली पढ़ने हैं, वो टाइम होता है वहां पे। तो आपने अच्छे से पढ़ के, बेशक 2 दफा पढ़ लें, क्वेश्चन नहीं समझ आ रही, उसके बाद आपने आंसर करना है उसका। ठीक है, रेड शिफ्ट होगा हमारे पास। यहाँ पे देखें, विच टास्क इज डेटाबेस यूजर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हेन दे यूज मैनेज डेटाबेस। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हम एक मैनेज डेटाबेस यूज कर रहे हैं क्लाउड के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी फिर? सर दोबारा पूछिए क्या पूछ रहे हम एक एप्लीकेशन हम क्या, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन। एप्लीकेशन, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि हम एक मैनेज डेटाबेस सर्विस यूज कर रहे हैं, एक मैनेज डेटाबेस सर्विस। ठीक है,
तो वहां पे अगर आप मैनेज डेटाबेस सर्विस यूज कर रहे हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्स कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो ऑब्वियसली अगर मैनेज सर्विस है वहां पे सर्वर मेंटेनेंस, सर्वर इंस्टॉलेशन, पैचेस, वो सारा कौन करेगा? एडब्ल्यूएस वाले खुद करेंगे। जो क्लाइंट होगा, जो यूजर होगा, वो सिर्फ एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन करेगा, एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है भाइयों। विच एडब्ल्यू सर्विस सपोर्ट नो सीक्वल एप्लीकेशन? सिंपल है, यहाँ पे बता दें, बहुत आसान है ये वाली। नो सीक्वल डेटाबेस कौन सी होती है? अभी हमने पढ़ा था। ये डायनेमो डीबी और डीब आरडीएस। और मेरे ख्याल से आरडीएस। भाइयों, वो गलती है किसी और को मैसेज कर रहा एक होगा डायनामो है डीबी, ठीक है, और एक होगा हमारे पास HTTP का नेपच्यून। इंटरेक्शन नहीं। नेपच्यून की जरा बताएंगे थोड़ा सा नेपच्यून का। आरडीएस क्या होता है? आरडीएस आपके पास होती है एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, और ये आपको काम आती है फॉर ट्रांजैक्शन वर्कलोड। तो डायनामोडीबी होती है, ये आपके पास होती है नो सीक्वल डेटाबेस, ठीक है, और ये भी कोई ट्रांजैक्शन वर्कलोड है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। जो नेपच्यून होते हैं ना, वो भी नो सीक्वल डेटाबेस होती है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं पर ये होती है ग्राफिकल डेटाबेस, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल डेटाबेस। अगर आपने चीजों को विजुलाइज करना है या आपने एनालिसिस करना है डिफरेंट चीजों का, ग्राफ के अंदर चीजों को देखना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप ग्राफिकल डेटाबेस यूज करें, जिसको हम बोलते हैं अमेजोन नेपच्यून। तो आपसे इस तरह ही पूछा जा सकता है कि हमने चीजों को एनालाइज करना है या ग्राफिकल डेटाबेस यूज करनी है, तो उसके लिए कौन सी डेटाबेस बेस्ट रहेगी? तो उसके लिए हम अमेजोन नेपच्यून का यूज करेंगे। और रेडशिफ्ट क्या होता है, आपको पता है, वो रेडशिफ्ट जो होता है वो एसक्यूएल होता है, और वो हमारे पास डाटा वेयर हाउस होता है, ठीक है, और जो अथीना होता है इसको अब अभी रहने दें। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे पास लास्ट सेक्शन था वो डेटाबेसेस का था, और ये वाला जो हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं नेटवर्किंग के, जिसके अंदर वीपीसी का ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा है, विच कनेक्टिविटी ऑप्शन फॉर अ वीपीसी अलाउज अ प्राइवेट सबनेट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा, अलाउज अ प्राइवेट सबनेट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, नेट गेटवे। ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे नेट गेट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि नेट गेट पे क्या करता है, हमारा जो प्राइवेट सबनेट होता है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है। तो यहाँ पे हम नेट गेटवे का ही यूज करेंगे सिक्योर तरीके से। नेक्स्ट करें। A network engineer is troubleshooting network connectivity issues inside a VPC and wants to capture information about the IP traffic। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है wants to capture information about the IP traffic going to and from the VPC। कि VPC के अंदर जो IP ट्रैफिक आ रही है और VPC जो बाहर जा रही है उसको कैप्चर करना है हमने, कि कौन कौन सी ट्रैफिक आ रही है, तो उसके लिए कौन सी सर्विस यूज करेंगे हम, सब बताएं। वीकली फ्लो लॉग होता राउट टेबल्स और एंड पॉइंट्स, राउट टेबल्स और गेटवे, ठीक है, और एंड पॉइंट्स। ये तो ना हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, ये सर्विस नहीं होती। राउट टेबल और गेट इंटरनेट गेटवे, ये तो हमारे पास क्या होते हैं, वीपीसी के कंपोनेंट होते हैं। तो ये सर्विस नहीं होती, जो सर्विस होती है ना वो हमारे पास होती है वीपीसी फ्लो लॉग्स। इसको हम यूज करेंगे। तो वीपीसी फ्लो लॉग क्या करेगा, वीपीसी फ्लो लॉग आपकी जो ट्रैफिक होगी, जो आपकी वीपीसी के अंदर आ रही है, जो वीपीसी बाहर जा रही है, उनके आईपीज को कैप्चर करेगा, हमें बताएगा ये आईपीज है आपके पास, ठीक है। और दूसरी बात ये भी मुझे बता दें कि जो वीपीसी फ्लो लॉग उन आईपीज को कैप्चर करेगा तो कहाँ स्टोर करेगा उन्हें? जी भाइयों, कहाँ स्टोर करेगा? है। ये याद तो नहीं वीपीसी फ्लो है। लॉग को छोड़ दो, वीपीसी फ्लो लॉग, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच, ये चीजों को स्टोर, ये सारी मॉनिटरिंग सर्विस ही होती है ना, तो जितनी मॉनिटरिंग सर्विस होती हैं ये एक्चुअली लॉग्स को कहाँ स्टोर करती हैं जाके? अ, एक एस थ्री सर्विस के होती है। अंदर, S3 के अंदर, यस यस। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट करें।
Which type of rule you can you a network engineer add to rule table of a network access control list? तो जो हमने पढ़ा था NACL नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क ACL, उसके अंदर जो है ना कौन कौन से रूल्स, किस तरह के रूल ऐड कर सकते हैं? फॉरवर्ड रूल्स, अलाउ रूल्स, डिनाई रूल्स, या दोनों? allow and deny rules. अलाउ एंड डिनाई रूल्स होगा। पक्की बात है, Yeah. Yes. सोच लें एक दफा। These are allow and deny rules ही है। बिल्कुल, यहाँ पे जो ना NS जो नेटवर्क ACL होता है, यहाँ पे हम अलाउ एंड डिनाई रूल्स ही यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क ACL के अंदर। के जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसके अंदर हम सिर्फ रूल्स को अलाउ कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो नेटवर्क ACL होता है यहाँ पे हम रूल्स को अलाउ भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों रूल्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन सर सिक्योरिटी ग्रुप में भी तो यही होता है कि हम मतलब स्पेसिफिकली किसी लिस्टेड पोर्ट को हम नहीं, वहाँ पे डिनाई होता है, वहाँ पे ऑब्वियसली डिनाई होगा, लेकिन वहाँ पे जो है ना हम मैन्युअली उसको डिनाई नहीं करते। अगर हमने पोर्ट 80 को वहाँ पे माइक म्यूट कर लें अपना। अगर हमने पोर्ट 80 को सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इनेबल किया है, इसका मतलब है कि उसके अलावा बाकी सारे बाय डिफॉल्ट डिनाई हैं। हम वहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिनाई नहीं कर रहे, वहाँ पे जाके बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन नेटवर्क ACL के अंदर हमें एक्सप्लिसिटली मैन्युअली जाकर उसको डिनाई करना पड़ता है रूल्स को। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी डिनाई होता है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, हम खुद नहीं करते हैं। वो कह रहा है कि आपने करना है, यहाँ पे देखो कह रहा है आपने खुद करना है, तो हम खुद जो है ना वो कर सकते हैं नेटवर्क ACL के अंदर जाके, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके हम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिर्फ अलाउ करेंगे, डिनाई बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें। हाँ, तो आप बता सिक्योरिटी, इसको पढ़ लें अच्छे से कि सिक्योरिटी ग्रुप को कौन सी दो स्टेटमेंट जो है ना वो सूटेबल करती हैं, सूट करते हैं। यहाँ पे तो दो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने, इजी होके क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लें और आंसर पढ़ लें। टेक योर टाइम, फिर मुझे बता दें अपना अपना आंसर। सबसे पहला जो सा सिक्योरिटी ग्रुप है 9 रूल्स टेबल्स। Sir, I think it's third and fifth है। अच्छा, सबके तो डिफरेंट पहला आंसर्स वाला आ रहे हैं। चलें इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो है ना वो और थर्ड वाला पढ़ें। सिक्योरिटी ग्रुप आर अप्लाइड एट सबनेट वाला लेवल। ठीक है। क्या ये ठीक है? सिक्योरिटी ग्रुप्स आर ठीक अप्लाइड एट सबनेट है। लेवल, ये ठीक है? कौन कौन कह रहा है ये ठीक है? हैंड रेज करें जो कह रहे हैं ठीक है। मेरा ख्याल है ठीक है। मेरा ख्याल है ठीक है। नहीं, हमने पढ़ा था कि जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है और जो नेटवर्क ACL होता है, इसके अंदर ये तो डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना वो आपका लगता है इंस्टेंस के ऊपर, EC2 के ऊपर, लेकिन जो नेटवर्क ACL होता है वो लगता है सबनेट के ऊपर। क्या समझे? अच्छा। ठीक है, जो सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क ACL दोनों फायर वॉल की तरह ही काम करते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो EC2 के ऊपर एक्ट करेगा, लेकिन जो हमारे पास अ, होगा नेटवर्क ACL वो लगेगा सबनेट के ऊपर। ठीक है, इसको तो निकालें, थर्ड वाला नहीं हो सकता। फोर्थ वाला देखने, सिक्योरिटी ग्रुप्स आर स्टेटलेस, ये भी गलत है। सिक्योरिटी ग्रुप जो होते हैं वो स्टेटफुल होते हैं, और जो नेटवर्क ACL होता है वो स्टेटलेस होता है। ठीक है, हमने बहुत बार डिस्कस किया इसके डिफरेंस क्या होता है कि सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल होता है और NACL स्टेटलेस होता है। ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। यूजर्स कैन असाइन प्रायोरिटी लेवल्स टू इनकमिंग ट्रैफिक इन अ सिक्योरिटी ग्रुप, ये भी गलत है कि जो प्रायोरिटी लेवल वाला सिनेरियो ना ये हम सिर्फ नेटवर्क ACL के अंदर ही कर सकते हैं जाके। तो वहाँ पे हम रूल डिफाइन करते हैं, रूल 100, रूल 101, 102, 103, 100, इस तरह रूल डिफाइन करते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, प्रायोरिटीज वहाँ पे डिफाइन करते हैं, लेकिन ये भी हम प्रायोरिटीज वहाँ पे नहीं लगाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये तीन तो नहीं हो सकते। तो बाकी कितने बचे? फर्स्ट वाला और टू वाला, फर्स्ट यही वाला होंगे। जो सा ना एक्यूरेट लग रहा है।
हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप्स हैव इनबाउंड रूल्स टेबल एंड आउटबाउंड रूल टेबल। तो ये तो गलत बात तो नहीं है कि इनबाउंड रूल भी होते हैं और आउटबाउंड रूल भी यहाँ पे होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ जो एडिट कर सकते हैं वो इनबाउंड कर सकते हैं, आउटबाउंड नहीं कर सकते एडिट। ठीक है, एक तो फर्स्ट वाला होगा। सेकंड वाला क्या है? अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि आप जब क्वेश्चन करते हो ना तो आप एक क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हो। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पे देखो कह रहा है सिलेक्ट टू, टू सिलेक्ट करना है आपने। सम टाइम मेरे साथ हुआ था कि मैंने जो क्या किया, जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा था फाइनल से पहले, तो मैं कुछ मेरे एमसीक्यूज में ऐसे उसको गलत कर दिया था कि मैं जो है ना उसको टू लिखा था, थ्री सिलेक्ट करना था, मैं सिर्फ सिंगल सेलेक्ट कर रहा था उसका। बाद में मैंने देखा कि आगे भी कुछ लिखा हुआ। आपने ध्यान से देखना है कि वहां पे टू सिलेक्ट करना है या वन करना है, थ्री करना है। और यहाँ पे सेकंड वाला होगा द डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ ट्रैफिक बिटवीन सोर्सेज। हाँ, कि अगर कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप रूल नहीं लगा हुआ, द डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अलाउज ऑल ट्रैफिक बिटवीन सोर्स एंड असाइन टू द सिक्योर टू द सेम। हाँ, जो बाइट कोड होता है वो उसको क्या करता है, अलाउ करता है। सेकंड वाला होगा यहाँ पे। सर जैसे जी। आउटबाउंड जो है सिक्योरिटी ग्रुप वो बाय डिफॉल्ट अलाउ ऑल होता है आउटबाउंड। जो इसमें मेरे ख्याल बाइट से सर आउटबाउंड की ही बात हो रही है। the default security group allows traffic between the sources that are assigned between the sources that are assigned to same security group। हाँ, सर ये यहाँ जो पे जो ना लास्ट में है ना वो टू द स्पेस सेम सिक्योरिटी ग्रुप, ये क्या सिनेरियो? हाँ, यहाँ पे जो है ना वो इनबाउंड और आउटबाउंड की बात नहीं कर रहा, तो उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है ना, क्योंकि जो आउटबाउंड होता है वो बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, तो हम इसी को यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है इसके अंदर, तो वो आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा अभी। लेकिन क्योंकि बचे हमारे पास दो हैं, फर्स्ट और टू, तो आपने ये लगाए हैं यहाँ पे। जी इशफाक भाई, फर्स्ट और टू पे क्लिक कर दें। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे ये दो होंगे। सेकंड नेक्स्ट करें। ये तो बहुत आसान है, व्हाट इज अ लॉजिकल नेटवर्क सेगमेंट इन वीपीसी। यहीं पे आपको क्वेश्चन खत्म हो जाता है। व्हाट इज अ लॉजिकल नेटवर्क सेगमेंट इन वीपीसी दैट कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ सिंगल एजी। उसने आपको मजीद हिंट दे दिया कि भाई वो सिंगल एजी के अंदर ही रहता है, वो मल्टीपल एजी के अंदर नहीं जा सकता। तो ये सेम सेम लाइन लिखी हुई है, जो आप मैंने आपको पीडीएफ स्लाइड्स दी है ना, तो हमें सेम डेफिनेशन ये लिखी हुई है, वहीं से सेम कॉपी करके ना यहाँ पेस्ट की हुई है। तो ये फायदा होता है रीडिंग करने का। अगर आपने अच्छे से रीडिंग की हुई है तो आपको जो है ना पता चल जाता है कि इसके अंदर कीवर्ड्स कौन से आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है ना डेफिनेशन किसकी वो पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सबनेट होगा। सबनेट क्या होता है, लॉजिकल सेगमेंट होता है हमारे बीपीसी का, कि हम अपने बीपीसी को मल्टीपल सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन कर देते हैं अपने बीपीसी की, तो उस सेगमेंट को हम बोलते हैं सबनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने ये सीखा कि हम जो है ना एग्जाम के अंदर किस तरह अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम समझ नहीं आई दूसरी दफा पढ़ लें, नहीं समझ आई तीसरी दफा पढ़ लें, नहीं समझ आई इसको स्किप कर दें अभी। ठीक है, उसको फ्लैग का ऑप्शन था, फ्लैग कर दें। आप एंड पे भी उसको जो बाद में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने के बाद अगर समझ आ गई है उस क्वेश्चन की, तो फिर देखना है कि उसके अंदर कीवर्ड्स कौन से आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से रीडिंग की हुई है, आपने हैंड्स ऑन किया हुआ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहां पे जो है ना, अभी मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ सिर्फ क्लाउड प्रैक्टिशनर की। इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्ट होता है ना, वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे हमारे पास, थोड़े लेंथी होते हैं, क्वेश्चन भी लेंथी होते हैं, आंसर्स भी लेंथी होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी और स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ फाउंडेशन के ऊपर, क्लाउड प्रैक्टिशनर के ऊपर। तो आपने कीवर्ड ढूंढना है, कीवर्ड कौन सा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो पर जिस तरह यहाँ पे देखें,
जहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है कॉपी करके यहाँ पे, तो ये तो कीवर्ड ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा है, जिसका आंसर नहीं पता, तो वहाँ पे कीवर्ड ढूंढे, कीवर्ड कौन सा आ रहा है यहाँ पे, जिस तरह हमने पहले ढूंढे कीवर्ड। ठीक है। और उसके बाद आप ये भी अप्रोच यूज कर सकते हो कि आप जो है ना रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हो, कि आप जो है ना ये देख, जिस तरह हमने अभी सिक्योरिटी ग्रुप वाला क्वेश्चन किया, वहां पे हमने पहले एलिमिनेट कर दिया चीजों को, जो जो आंसर नहीं हो सकते उनको हमने एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद जो बचे वो हमारे करेक्ट आंसर। तो डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो एग्जाम के अंदर। ठीक है। बट वहाँ पे कुछ प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपने रीडिंग की हो, आपने लैब परफॉर्म की हो अच्छे से, तो एग्जाम आपका जो ना एग्जाम पास हो जाता है, बहुत इजी होता है आपके पास। ठीक है भाइयों।